लास्ट हमने सरकारी विधेयक के बारे में बात की और गैर सरकारी विधेयक के बारे में बात की। सरकारी विधेयक वो होते हैं जो मंत्री प्रस्तुत करते हैं, और गैर सरकारी जो संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत करता है। ये दो चीज देखिए आपने। आज संसद में जो विधेयक रखे जाते हैं उनका वर्गीकरण करेंगे। कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, अनुच्छेद 117 एक में भी है और अनुच्छेद 117 3 में भी है। एक में जो दे रखा है वो धन विधेयक से कुछ चीजें मेल खाता है, लेकिन कुछ चीजें अलग हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो धन विधेयक के अकॉर्डिंग ही है। और अनुच्छेद 117 3 के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो धन विधेयक की कोई भी बात उस वित्त विधेयक में नहीं है। तो फिर आपसे अंतर पूछा जा सकता है कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या है। कुछ कंडीशन में यदि देखा जाए तो वित्त विधेयक और धन विधेयक जो है अनुच्छेद 117 1 वाला और धन विधेयक की बातें कॉमन है कि अनुच्छेद 117 1 वाला जो वित्त विधेयक जिसके बारे में चर्चा कर रहा हूं उसको रखने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी है, और उसको पहले कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में। ये चीज है। बाकी चीज तो साधारण विधेयक के अकॉर्डिंग है और धन विधेयक के मतलब साथ में उसके कोई चीजें मेल नहीं खाती। ये आपको ध्यान में रखना। जैसे साधारण विधेयक में क्या होता है, साधारण विधेयक में क्या होता है, अच्छा, स्वीकृति देने के लिए हम राज्यसभा में भेजते हैं तो राज्यसभा के पास वो सारी शक्तियां होती है। साधारण विधेयक में वो स्वीकृति प्रदान कर सकता है, नहीं कर सकता है, संशोधन कर सकता है, और वो 6 महीने तक रोक के रख सकता है। तो रोकेगा इसका मतलब 6 महीने बाद में गतिरोध होगा, तो क्या होगी, संयुक्त बैठक होगी। ये आपको ध्यान रखना। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं संसद के बारे में। संसद की जो शुरुआत होती है वो कौन से काल से होती है, प्रश्न काल से। प्रश्न काल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तारांकित, अतारांकित और अलग सूचना वाले। इसका मतलब तारांकित वो होते हैं जिसके ऊपर तारा लगा होता है। इनके जो जवाब होते हैं वो कैसे मिलते हैं, मौखिक मिलते। इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 20 हो। इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। अतारांकित में यदि बात करें तो उसमें स्टार नहीं लगा होता, और साथ में इसमें लिखित जवाब मिलते हैं, और उसमें जो पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती, और उनकी संख्या लगभग कितनी हो सकती है, 230 तक हो सकती है। ये आपको ध्यान में रखना। अलग सूचना वाले प्रश्न जो है उनकी, हाँ, उनकी सूचना पहले देनी होती है। कितने टाइम पहले, 10 दिन पहले। फिर हमने बात की थी शून्यकाल की। शून्यकाल ये नवाचार था भारत का, और कब आया था, 1962। भारत चाइना युद्ध याद रखना, उसी टाइम आया था शून्यकाल। शून्यकाल कब स्टार्ट होता है, प्रश्न काल के जस्ट बाद में, 12 से 1 के मध्य। ठीक है, बस। अब विधेयक की बात करेंगे। लिखो, संसद में रखे गए विधेयकों को चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है। आज हम डिटेल देखने वाले हैं साधारण विधेयक को किस प्रकार से रखा जाता है, कैसे चर्चाएं होती है उसके ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी साधारण विधेयक। दूसरा होता है कौन सा, धन विधेयक। इनके बारे में चर्चा हो चुकी है तो आपको नॉलेज होगा इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या है, वित्त विधेयक, और इधर है संविधान संशोधन। पहले हेडिंग लगाना साधारण विधेयक। एक अपना अनुच्छेद है, अनुच्छेद 107। अनुच्छेद 107 के अकॉर्डिंग साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, किसी भी सदन का मतलब राज्यसभा या लोकसभा के अंदर। उसके बाद की कंडीशन क्या होती है, जिस भी सदन में हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया रहती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रक्रियाओं की बात करें तो प्रक्रिया इसके 3 प्रकार के चरणों से उसको गुजारा जाता है।
जैसे मान लो लोकसभा में है या फिर राज्यसभा के अंदर है, पहली बार जैसे ही जहां जिस सदन में गया तो क्या होगा, लिख रहे होगे इसको एक बार लिखो जरा। देखो साधारण विधेयक में लिखो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, साधारण विधेयक की यदि बात करें तो साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 107 याद रखना, किसी भी सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों की बात करें, ठीक है। और उस सदन में जाने के बाद में इसको 3 चरणों से गुजारना होता है। कैसे, पहले लिख लो ये बात, लिखो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग या भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ऐसे लिखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के अंतर्गत साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है तथा विधेयक को 3 चरणों से गुजरना होता है, 3 चरणों से गुजरना होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम, पहला जो चरण होता है उस चरण के अंदर क्या होता है, सदन में जाएगा, विधेयक जाएगा, तो विधेयक के जो उद्देश्य है प्रस्तावित करने के बाद उसको स्पष्ट किया जाएगा किस उद्देश्य से लाया गया है, पहली बात तो ये रखी जाएगी। फिर सरकार का जो गैजेट होता है जिसको हम बोलते हैं राजपत्र, उसके अंदर इसको प्रकाशित करवाया जाता है कि हम इस प्रकार का विधेयक लेके आ रहे हैं। पहला चरण यही है। पहले चरण में क्या होगा, प्रस्तावित करने के बाद इसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाएगा और उसके बाद में सरकार के गैजेट जो होता है जिसको हम राजपत्र कहते हैं उसके अंदर, मतलब एक अधिसूचना का एक माध्यम हो सकता है वो, है ना, किसी न्यूज़पेपर में कोई अपने चीज डालते हैं उसी प्रकार से वो हो जाता है, मतलब सरकार का गैजेट होता है, उसके अंदर इसको प्रकाशित करवाया जाता है ताकि पता चले कि क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, पता तो चले कम से कम जनता को भी, है ना, लोकतंत्र है तो ये चीज होती है, ध्यान रखना। दूसरा जो चरण होता है ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है इस वजह से क्योंकि इसके अंदर इन चीजों की जांच होती है, बिल्कुल बारीकी से जांच की जाती है, एक एक पॉइंट के ऊपर बात होती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है उसके अंदर। इसमें जांच होने का मतलब ये होता है कि कई बार राज्यों की राय भी ली जा सकती है, कई बार एक परवर समिति होती है जिसको सिलेक्ट कहते हैं, परवर समिति या फिर संयुक्त समिति, इन दोनों से भी इसकी जांच होती है। परवर समिति का मतलब ये होता है कि किसी एक सदन द्वारा उसके ऊपर कोई भी परामर्श लेना, कोई भी किसी सलाह लेना, इस प्रकार की जांच पड़ताल करना होती है। परवर समिति में सदस्य जो शामिल होंगे वो केवल एक ही सदन के होंगे। संयुक्त का मतलब संयुक्त समिति जो होती है उसके अंदर दोनों सदन, संयुक्त का मतलब आप समझते हो कि दोनों की संयुक्त समिति होगी, वो इसके बारे में चर्चा करेगी, बहस होती है उसके अंदर। तीसरा जो चरण होता है, तीसरे चरण में क्या होगा, जितनी भी बहस वगैरह होगी, जो भी संशोधन करना होगा वो दूसरे चरण में हो जाएगा। उसके बाद में तीसरे चरण के अंदर उस पर मतदान होगा। मतदान करने के बाद में आपको पता है ये जैसे ही वहां से पारित हो जाता है तो सेम कंडीशन इसी प्रकार से दूसरे सदन में जाएगा, उस सदन में भी इसी प्रकार से इसको 3 चरणों से गुजारना होगा। कहानी समझ पा रहे हो, तीनों चरणों से गुजरेगा तो फिर उसके बाद में कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 111 हम आगे पढ़ेंगे तो उसके तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति उसके ऊपर किस प्रकार का एक्शन ले सकता है साधारण विधेयक को लेकर। संविधान संशोधन के लिए तो छापा ही खत्म कर दिया इंदिरा गांधी ने, है ना। 1971 के दौरान आपको पता है कि संविधान संशोधन विधेयक कभी भी राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसने 24वां संशोधन किया था। इंदिरा गांधी ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया था, उसने संसद की जो शक्ति हैं उसको काफी ताकतवर बनाने के चक्कर में उसने ये किया था कि जब भी मैं कोई संशोधन करूं तो राष्ट्रपति बीच में कोई अड़चन पैदा ना करे, इस वजह से वो राष्ट्रपति के पास जाते ही राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर दे। ऐसा व्यवहार उस चीज को लेकर के बनाया था, किसने बनाया था, इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उसने बहुत सारे संशोधन किए, बीच में सुप्रीम कोर्ट
बहुत पंगे ले रहा था, आपको पता है। शुरुआत की चीजें आपको थोड़ी पता है ना। तो जमींदारी प्रथा है उसका उन्मूलन करना था, है ना, इसको लेकर के। और जमींदारी प्रथा उन्मूलन करने के चक्कर में अनुच्छेद 31 भी दे रखा था, जो अपना संपत्ति का अधिकार था। जब कभी भी जमींदारी उन्मूलन का मतलब ये होता है कि जिन लोगों के पास भूमि ज्यादा है उनसे छीन करके वो और जो जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनके अंदर बांट देना। ऐसा सरकार समाजवाद लाना चाह रही थी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। वजह एक थी बीच में, अनुच्छेद 31, वो हमारा क्या था, मूल अधिकार। और मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस प्रकार का माना जाता है कि कुछ चीजों को मैनिपुलेट करके कुछ चीजें नहीं सेट की, वहां पे एक नौवीं अनुसूची बनाई जो कि भूमि सुधार से जुड़ी हुई थी। और उसके बाद में आपने देखा कि धीरे धीरे 1951 के अंदर शंकरी प्रसाद का केस आता है, कोई न्याय नहीं मिलता। 1965 के अंदर सज्जन सिंह वाद आता है, न्याय नहीं मिलता। मूल अधिकार के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसी बातें आती है। फिर 1967 का वाद आता है, गोलकनाथवाद, और मूल अधिकार में एक अलग डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का। बोला जाता है कि मूल अधिकार में तुम परिवर्तन नहीं कर सकते, मूल अधिकार तुम छीन नहीं सकते लोगों के। फिर इंदिरा गांधी को लगा कि इस प्रकार से तो मैं चीजें सेट नहीं कर पाऊंगी, तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट ताकतवर है, उसकी ताकत को कम करना और संसद की ताकत को बढ़ा देना, या फिर कोई और बीच में अड़चन पैदा न करे, जैसे कि राष्ट्रपति भी कर सकता है। मैं कोई संविधान में संशोधन करूं, राष्ट्रपति देरी कर दे, वीटो ले ले उसके ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी चीजें हैं उसके अंदर। पहले ऐसा था तो वो रोक भी सकता था, मना भी कर सकता था। मना करने के बाद ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है, लोगों के ध्यान में रहेगी बातें। एक बार राष्ट्रपति ने मना किया, पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया, तो जैसे ही वापस लौटाया न्यूज आती है, लोगों को पता चलता है कि राष्ट्रपति ने कोई विधेयक जो भेजा है उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई कमी थी। राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से एक शक्ति जो इसको दी गई थी उसका पालन किया, लेकिन पुनर्विचार के दौरान फिर दोबारा उसको भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। उसने अपना काम किया, अपना कर्तव्य निभाया, उसके लिए उसने कंडीशन ये कर सकता है वो। पर समस्या ये है कि 24वां संशोधन ऐसा था जिसमें अनुच्छेद 13(4) जोड़ दिया और राष्ट्रपति की शक्तियां, वो शक्ति छीन ली जिसपे वो साइन जाते ही करेगा ही। इन चीजों से अवगत हो ना तुम? पता है आपको इन सब बारे में, मतलब क्या किस प्रकार की चीजें रही थी? इंदिरा गांधी ने वो एक डिक्टेटर, मतलब तानाशाह शासिका बनी थी, है ना, उस टाइम वो चीजें थी। भले टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। इंदिरा गांधी अपने समय के अंदर जो जिसको गूंगी गुड़िया के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि संसद के अंदर जो लेडी कभी बोल नहीं पाती थी, है ना, शुरुआत के अंदर जब वो प्रधानमंत्री बनी थी, तो जैसे संसद में जाती थी तो कुछ भी कहने से पहले पसीने छोड़ जाते थे उसके। जब कुछ उसको बोलने के लिए कहा जाता था वो जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को फिनिश करती और बाहर भाग जाती, ऐसा होता। फिर अपनी सहेली को जाके बोलती कि ये मेरे साथ क्या होता है, मैं जब भी जाती हूँ नर्वस हो जाती हूँ। जैसे आपको बोला जाता है ना कई बार बीच में कि अच्छा कुछ बोलना है तो एकदम से नर्वस हो जाते हो, एकदम से, मतलब स्वेटिंग पता नहीं कहाँ से आती है ना, तो वो चीज़ें होती है। वैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ। फिर विपक्ष जो है उसने एक बात रखी कि अच्छा ये आपने किसको प्रधानमंत्री बना दिया? एक तो बोलती नहीं है, पहली तो ये गुड़िया है, गुड़िया। दूसरी गूंगी भी है क्योंकि संसद में बोलती नहीं है। पर गूंगी गुड़िया ने ऐसा रूप दिखाया 1971 में कि विपक्ष तो चुप था ही, किसी की भी मतलब औकात नहीं थी उस टाइम उसके सामने आने की, है ना। इस टाइप से उसने अपनी शक्तियों को, पावर को एक्सपेंड करने की कोशिश की, शक्तियों को बढ़ाया। इसका मतलब ये चीज़ें हुई उसके टाइम में ना, वो अपने आप में बड़ी बात थी। कभी देखना आप इंदिरा गांधी के बारे में, कार्यकाल के बारे में देखना, इमरजेंसी लगाई उसने लगाई, 42वां संशोधन किया उसने किया। आज कई बार बीजेपी के बारे में हम बात करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करते हैं, ये करते हैं, वो कांग्रेसी मतलब ऐसा बोलते हैं। कई बार उनको सोचना चाहिए कि अच्छा उस टाइम में तुम कहाँ थे, है ना। वो तो बेचारा कहाँ था वैसे, है ना जिसके बारे में बात करें, है ना। पर फिर भी कंडीशन ये है कि उस समय की हम बात करें तो लोकतंत्र की हत्या तो वाकई वही थी, इमरजेंसी जो लगाई थी। 42वां संशोधन किया, एक लघु संविधान ही बना दिया उसने। क्या नहीं छेड़ा उसने संविधान के साथ, हर चीज के साथ छेड़खानी की उसने, है ना। तो ये कुछ चीजें दिखाई पड़ती है, तो लोकतंत्र की हत्या थी वो अपने आप में। खैर कोई ना, अब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही, ध्यान रखना। अब तुम्हें पूर्ण अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है। आपको जब से केशवानंद भारतीवाद आया था जिसमें मूल ढांचा एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसके बाद में आपको ऐसा फील हुआ कि वो 24 अप्रैल की वो तारीख जो कि आपके लिए बहुत एक अच्छी साबित होती है आज के जीवन के अंदर की। यदि आज तुम्हारे मूल अधिकारों का हनन होता है या फिर संविधान को बदलने की कोशिश करते हैं, तो वो 13 जजों की न्यायाधीश 13 जजों की जो पीठ थी उसने ये निर्णय दिया था कि संविधान को बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संविधान के अंदर जो आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके साथ तुम कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये था। वैसे संविधान में लिखा हुआ है क्या आधारभूत ढांचा लिखा हुआ है? इंदिरा गांधी ने बोला था, कहाँ लिखा हुआ बताइए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधारभूत ढांचा, इंदिरा गांधी कहती कहाँ, बताओ तो सही कम से कम। मैंने बोला दिखाई थोड़ी देता है ना, आधारभूत ढांचा कभी दिखाई नहीं देता, वो तो उसकी आत्मा है,
जैसे आपके शरीर जो है उसका आधारभूत ढांचा तुम्हारी आत्मा है, ऐसे ही संविधान के अंदर उसकी आत्मा बसी हुई है। यदि तुम उसको छीन लोगे तो संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि तुम्हारे शरीर से आत्मा छीन ली जाए, सोचो जरा क्या होगा, मर जाओगे। ठीक है, वापस डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा संविधान के साथ हो सकता था। लिखिए, पहला चरण लिखो इसमें। लिखो प्रथम चरण। लिखो लिखो इसके अंतर्गत प्रथम, साधारण भी देख की बातें लिख रहे हम, वो हेडिंग थी, उसके बाद इसके 3 चरण थे। प्रथम चरण लिखो जरा। लिखो इसके अंतर्गत विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्तावित किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है तथा उसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है तथा बाद में इसे सरकार के राजपत्र, क्या बोलते हैं उसको, गैजेट, गैजेट की स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, गैजेट में प्रकाशित करवाया जाता है। प्रकाशित करवाया जाता है। गैजेट, ए लगा लेना आगे, ठीक है। दूसरा चरण लिखो। प्रक्रिया देखते हो कभी? एक यूट्यूब पे आपका एक चैनल मिलता है, राज्यसभा मिलता है, संसद भी, संसद टीवी है एक ना, उसको सब्सक्राइब कर लो एक तो। उसमें बहुत सारी चीजें जो है, शानदार चीजें दिखाई जाती है, उसको अगर देखते हो तो आपका नॉलेज बढ़ेगा ही, ठीक है। जरूर देखा करो ऐसी चीजें, फिर तुम्हारा ज्ञान आएगा कहाँ से। मतलब ऐसे अगर तुम्हें अगर कुछ पॉलिटिक्स से जुड़ाव रखना है या फिर कुछ इस प्रकार की चीज़ों को देखना है, मतलब इंटरेस्ट बनाना है उसके अंदर, इस प्रकार की चीज़ों को देखा करो तुम, ना। अदरवाइज फिर ऐसे तरले है, अगर ऐसा सोचते हो कि तुम कि बिना मेहनत किए आपको कोई चीज़ मिल रही है तो कुछ ही टाइम किया फिर, है ना, ज़्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाएगी। ध्यान रखना इस बात का, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिस प्रकार का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाकई ये मेहनत मांगता है ना। ऐसे नहीं है कि तुम कहीं 4 दिन के अंदर कुछ एक मूल अधिकार पढ़ लिया और उसके बाद में लगे कि अच्छा मूल अधिकार आसान था, इजी था, उसके बाद में आपको लगे कि क्वालिटी अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से समझना है पूरे संविधान को, शासन कैसे चल रहा है, किस प्रकार की चीज़ें चलती है, लोकसभा, राज्यसभा, सरकार का, है ना, सारी चीज़ों को अच्छे से, चुनाव के बारे में, प्रक्रियाओं का, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर नई बातें आती है आपके सामने, बहुत सारी न्यूज़ चैनल के ऊपर, कहाँ चुनाव हुआ है, चुनाव की प्रक्रियाओं को देखो, शपथ ग्रहण होता है तो उस शपथ ग्रहण समारोह को देखो, टीवी पे बहुत सारी चीज़ें आती, चेक किया करो जरा तुम। अगर चेक करोगे तो उन सब चीज़ों को देखोगे तो तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। फिर लगेगा मैं बताता रहूँगा, फिर आपको लगेगा चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इसलिए क्योंकि तुम मेहनत नहीं करते। एक्चुअल बात यही है, मेहनत करोगे तो चीज़ें अपने आप ही आपके फेवर में रहेगी। बिना मेहनत के कोई चीज़ आपके पास आने वाली नहीं है, ध्यान रखना। और ऐसी कोई टैबलेट भी नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि अच्छा वो ले लो, उसके बाद में सारी चीज़ें यूं आप चुटकियों में याद कर लोगे, कुछ भी नहीं होने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी दुनिया कोई टैबलेट नहीं बनी। मेहनत मतलब शॉर्टकट नहीं होता। चाहूँ तो मैं इसको बहुत शॉर्ट में करवा सकता था, 5 दिन के अंदर इसको सिमटा सकता था, पर मेरे को ऐसा लगता है कि संसद जब तुम पढ़ने के लिए बैठे हो, इसका मतलब तो कोशिश करो कि दोबारा कोई क्लास ना लगानी पड़े,
कभी भी आपको पढ़ना पड़े तो अगर लगभग ये 15 घंटे की क्लास रहेगी तो उस 15 घंटे की क्लास के अंदर तुम 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा आप अच्छे से उसका रिवीजन कर पाओ, तब तो है बात। वरना तुम्हें उतना ही टाइम दोबारा लग रहा है तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो तुम करते रहो मेहनत, ऐसे चलता रहेगा। फिर मैं दोबारा आऊँगा बेंच लगाने, दोबारा आप बैठोगे, दोबारा नहीं बैठना, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। एक क्लास को जब आप लगा रहे हो, एक सब्जेक्ट को जब तुम पढ़ रहे हो, तो उस सब्जेक्ट को जीवन में तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, एक ही बार में उसको कवर करना है, तो बात है। अदरवाइज फिर एक सब्जेक्ट को तुम बार बार पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट तो और बहुत सारे हैं, ऐसे लगना चाहिए कि अच्छा एक सब्जेक्ट का पूर्ण ज्ञान हो गया, उसके बाद में मुझे दूसरा पढ़ना है, ऐसे जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे भूख होती है ना, पढ़ने की भूख होती है, वो आपके अंदर रहनी चाहिए कि अच्छा मुझे वो कवर करना है। ये चीज़ें ध्यान रखना। बाकी जब भी टाइम मिले, टाइम कम है वैसे आपके पास, ये चीज़ ध्यान रखना। नींद के तुम बहुत, मेरे को लगता है कच्चे हो, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में आते जाते नींद दिखाई पड़ती है, तुमसे बात करते हैं तो भी पता चलता है ऐसे, इतने तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती। पूछता हूँ तो नींद बहुत आती है, रात को जल्दी सो जाते हैं सर, सुबह लेट उठा जाता, उठा ही नहीं जाता, कैसे उठा जाएगा बताओ। तुमने कोशिश की, एक दिन कोशिश की, नहीं उठा गया, इसका मतलब दूसरे दिन आपने सोच लिया कि उठना ही नहीं है। फिर तो कई बार लगता है आपको कि ऐसा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसा तो लगता है ना तुम्हें, समय सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है। समय की कीमत तुम जानते हो, रात रात भर पूरी रात ही नींद ले रहे हो, खराटे चल रहे हैं तुम्हारे, 1 मिनट की बात करते हो और पूरी रात ऐसे निकाल देते हो। आप सोचो जरा कि अभी तुम जो मेहनत कर रहे हो और इस समय के अंदर जो मेहनत कर रहे हो, क्या तुम बाद में ये मेहनत कर पाओगे? नहीं, इतनी एनर्जी तुम बाद में नहीं रख पाओगे, आज ही नहीं है तो बाद में कैसे होगी। अभी तुम्हारा ये हाल है, देखो खुद को, है ना। एक बार खाली जगह पे जाके बैठना, अपने आप को फील करना, मैं क्या हूँ, अपने आप से बात करना, फील होगा। फिर उसके बाद में अच्छा मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या फिर मैं नाटक कर रहा हूँ, घर वालों के साथ धोखा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, सारी चीज़ों का। अच्छा घर वालों के साथ धोखा करे उससे पहले तुम खुद के साथ कर रहे हो, फील करना। उसके बाद में यदि तुम्हारा ज़मीर मानता है इस बात को कि पढ़ना है और तुम्हें लगता है कि अंदर से आवाज़ आ रही है कि पढ़ना है, नहीं नाटक नहीं करना, तो आओ, वरना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फीस लेके आराम से बैठा रहूँगा। फीस भी कोई ऐसी नहीं है, ऐसा कोई मेरा पर्पज़ भी नहीं है कि आप लोगों को इस प्रकार से बार बार बिठाया जाए। एक बच्चा जब एक क्लास के अंदर एक सब्जेक्ट के लिए दोबारा बैठता है तो मेरे को अंदर से ऐसे अजीब फील होता है कि नहीं, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। तो क्या सोचोगे? हाँ, नींद, हाँ आदत डालनी है। देखो कई कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बोल दिया, मोटिवेशन मिला थोड़ा सा, या इधर उधर की बहुत सारी चीजें देख ली, वो मोटिवेशन किसी काम का नहीं। जब तुम अंदर से सोचोगे कि करना है करना है, सुबह जब तुम उठोगे तो उस सपने को जो आपने अपने आत्मा के अंदर संजोए रखा है, उसको अपने विचारों के अंदर आप उसको हर टाइम जिंदा रख रहे हो, तो सुबह उठते सबसे पहले वो फील करना उसको। उठते जब तुम उस चीज को फील करोगे ना, तो अपने आप ही सारी नींद गायब हो जाएगी। करके देखना तुम, इससे बहुत फायदा होगा, ठीक है। और एकदम से मैं कह दूं कि अच्छा जल्दी उठना है तो 4 बजे उठना है या फिर 3 बजे, कोई बच्चा अगर थोड़ा बहुत इस मोटिवेट होकर के उसके बाद उठना स्टार्ट कर दें तो एक दिन तो उठ जाएगा, दूसरे दिन वही हाल है। इसलिए तुम्हें क्या करना है, आपको लगता है कि रोज आप 5 बजे उठते हो तो आधा घंटा पहले उठो, ठीक है। ये 3-4 दिन चलने दो, उसके बाद में वो नींद की आदत हो जाएगी। जैसा शरीर चाहता है ना, आप आदत डालना चाहोगे वैसा ही बन जाएगा वो। इसलिए तुम्हें कोशिश करनी है कि शुरुआत के अंदर कम से कम आधा घंटा थोड़ा पीछे जाओ, जल्दी उठो, फिर उसके बाद में थोड़ा आधा घंटा और बढ़ा लो, 15 मिनट बढ़ा लो। ऐसे करते करते लगभग तुम्हें 20 दिन लग जाएंगे उस टाइम को तय करने के लिए कि हमें 3 बजे या 4 बजे उठना है। उसके बाद में वो आदत बन जाएगी, शरीर आपका उसी प्रकार से ढल जाएगा और तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। ये चीज़ करके देखोगे तो ये हकीकत है, ध्यान रखना, बाकी सब बकवास है। अगर तुम करते हो वाकई इस प्रकार की चीज़ें तो अप्लाई करना, जीवन में काम आएगी। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों को मैंने डाला है जीवन में और किया है, तो फील होता है मुझे कि हाँ ठीक है, आपको भी इस प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए। चलिए दूसरा चरण लिखिए। लिखो, यह विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। यह विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। तथा इसके अंतर्गत विधेयक पर
सूक्ष्मता से जांच होती है। वह विधेयक पर बहस तथा संशोधन भी किया जा सकता है। संशोधन भी किया जा सकता है। अच्छा, विधेयक पर राज्यों की राय भी ली जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि राज्यों की राय ली जाए और जरूरत पड़े तो वहां पे कुछ समितियां बनाई जाए, जिसको प्रवर समिति कहा जाता है और संयुक्त समिति कहा जाता है। प्रवर समिति की बात करें तो उसके अंदर एक सदन के सदस्य शामिल होते हैं और संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। वो समिति जांच पड़ताल करती है उसके बारे में अच्छे से, उसके ऊपर संशोधन करना हो तो वो भी चीजों को पॉइंट रखती है अपनी। ठीक है, लिखो जरा, नेक्स्ट लिखो विधेयक पर राज्यों की राय भी। हाँ, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, लिखो विधेयक पर राज्यों की राय भी ली जा सकती है। राज्यों की राय भी ली जा सकती है तथा विधेयक पर प्रवर या संयुक्त समिति का गठन भी किया जा सकता है। गठन भी किया जा सकता है। एक स्टार लगा के लिख लेना अलग से, थोड़ा लिखना जरा। देखो प्रवर समिति में नेक्स्ट, इसको लिख लिया क्या? सेकंड, इसके बाद लाइन लिखो जरा। लिखो प्रवर समिति में एक ही सदन के सदस्य शामिल होते हैं। प्रवर समिति में एक ही सदन के सदस्य शामिल होते हैं। एक ही सदन के सदस्य शामिल होते हैं तथा संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य को शामिल किया जाता है। संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्यों को शामिल किया जाता है। दोनों सदनों के सदस्यों को शामिल किया जाता है। तीसरा चरण क्या होता है? मतदान होगा। फिर तीसरे चरण में मतदान कौन करता है? मंत्रिपरिषद। और हाँ, मंत्री मत, ध्यान रखना, मंत्री मत उसी सदन में देंगे जिस सदन के वो क्या होते हैं? सदस्य। मंत्री यदि राज्यसभा का सदस्य हुआ तो वो राज्यसभा में अपना मत देगा, यदि वो लोकसभा का सदस्य हुआ तो लोकसभा में मत देगा। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और निकल के आती है कि कई बार मंत्री जो है वो किसी भी सदन में चला जाता है ना, मत नहीं दे सकता, लेकिन विचार वगैरह रख सकता है, बातें कर सकता है, उनसे कोई डिस्कस हो सकती है। ऐसा तो होता है। अनुच्छेद 88 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कुछ अधिकार मिले हुए, वहां पे मत नहीं दे सकते जैसे, लेकिन वो सदन में जा सकते हैं। महान्यायवादी की बात कर लेते हैं। महान्यायवादी नाम सुना आपने? क्या होता है? हाँ, वकील होता है, सरकार का वकील होता है, सरकारी वकील कहते हैं उसको। वो उन्हीं के काम आता है, हमारे काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो भी किसी सदन में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो सदन का
सदस्य नहीं होता। जब सदन का सदस्य नहीं होगा तो मत नहीं देगा, ये चीज रहती है। वैसे उपराष्ट्रपति भी किसी भी सदन में मत नहीं दे सकता, लेकिन एक कंडीशन में, किसी भी सदन में नहीं, राज्यसभा की बात करो तो उपराष्ट्रपति मत नहीं देता, लेकिन एक कंडीशन में मत दे सकता है, जब निर्णायक मत देना हो, है ना, इस कंडीशन में। वैसे कोई मत नहीं देता, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। और राष्ट्रपति किस सदन में मत देता है? किसी में भी नहीं ना, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी संसद का वो अंग माना जाता है। आ रही बात समझ? क्यों संसद का अंग क्यों माना जाता है? क्योंकि विधि निर्माण करने का काम किसका है? संसद का है। और संसद के बाद जैसे ही कानून की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद जैसे विधेयक पारित हुआ है वहां से, संसद से, फिर उसके बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति। साइन करते ही क्या बन जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब, इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। तमाम बातें हैं, आप सभी को समझ आ रही है? चलिए तीसरा चरण लिखते हैं। लिखो तीसरा चरण। संसद का सत्र चलवाएंगे अपने यहाँ पे, ठीक है? ये लोकसभा, उधर राज्यसभा, पूरी संसद रहेगी। राष्ट्रपति आएगा साइन करने के लिए, ठीक है? मत वगैरह आपसे डलवाए जाएंगे। देखते हैं, एक दिन कोशिश करेंगे ऐसी कि आपको थोड़ी प्रैक्टिकल करवा के बताए तो आपको ज़्यादा समझ आए, है ना? ठीक, लिखो तीसरा चरण। लिखो इसके अंतर्गत विधेयक पर सदन में मतदान होता है तथा मंत्री उसी सदन में मतदान करते हैं जिस सदन के वे सदस्य होते हैं। जिस सदन के वे सदस्य होते हैं। अब क्या होगा? दूसरे सदन में जाएगा ये। अच्छा, लिखा नहीं इसको? है? अच्छा, अभी लिखाया था, मैं शायद खो गया। चलो कहाँ तक लिखा बताओ जरा। हाँ, मंत्री उसी सदन में मतदान करते हैं, ऐसा लिख लो। मंत्री उसी सदन में मतदान करते हैं जिस सदन के वे सदस्य होते हैं। जिस सदन के वे सदस्य होते हैं। जिस सदन के वे सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखो, दूसरे सदन में विधेयक। दूसरे सदन में विधेयक क्या होगा? सेम विधेयक दूसरे सदन में जाएगा और फिर से इसको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। 3 चरण आपने देख लिए, क्या 3 चरण दोबारा लिखूं? ठीक है, तीनों चरणों से वापस गुजरना पड़ेगा। और उसके बाद में राज्यसभा क्या कर सकता है? राज्यसभा क्या करेगा बताओ जरा। तुमने पढ़ रखा है ना, साधारण विधेयक को लेकर की चीजें पढ़ी हुई है। तीनों चरणों से गुजरने के बाद में पहली चीज तो वो स्वीकार कर सकता है, उसके पक्ष में मत दे करके, फिर अस्वीकार कर सकता है। तीसरा, उसमें संशोधन करना पड़े, कुछ चेंज करना पड़े तो वो चेंजेस भी ला सकता है और 6 माह तक रोक के रख सकता है। अच्छा, 6 माह तक रोक के रखेगा तो गतिरोध होगा। गतिरोध एक और कंडीशन में भी होता है ना? वैसे स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ नहीं था, एम लक्ष्मीकांत जब पढ़ते हो तो उसके अंदर लिखा हुआ है इस प्रकार की चीजें कि गतिरोध का मतलब ये होता है कि 6 महीने तक अगर लगातार पड़ा है तो इसका मतलब गतिरोध है। या फिर उसने मना कर दिया, राज्यसभा ने मना कर दिया, तो भी वो अपने आप में क्या माना जाए?
गतिरोध ही माना जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में। और गतिरोध होगा तो फिर जीत किसकी होती है? लोकसभा। लिखो जरा, दूसरे सदन में विधेयक लिखो जरा, लिखो प्रथम सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में फिर से 3 चरणों से गुजरना होता है। 3 चरणों से गुजरना होता है तथा दूसरे सदन द्वारा विधेयक पर निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं, प्रदान कर सकता है। पहला सदन जो है, दूसरा सदन जो है उसकी बात कर रहा हूं। सेकंड, विधेयक पर अनुमति देने से मना कर सकता है। तीसरा, विधेयक को लेकर संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। और चौथा, छह माह तक रोक के रख सकता है। ये कंडीशन किसकी है? राज्यसभा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पता चल रहा है ना आपको कि लोकसभा है या राज्यसभा है? यहाँ लिखा तो नहीं है राज्यसभा मैंने, तो कैसे पता चला आपको? तो 6 माह मैंने लिखा, इससे थोड़ी पता चलेगा। और क्या पता चला आपको कि राज्यसभा की बात हो रही है? 6 माह के लिए कौन रोक सकता है? राज्यसभा रोक सकता है। तो ये कैसे पता चला कि यहाँ राज्यसभा है जो कि इसके लिए बात हो रही है? दूसरा सदन, प्रथम सदन कौन सा होता है? दूसरा सदन राज्यसभा। वेरी गुड, ठीक। अब आपको पता है ये बात दोबारा लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले लिखवाई है ना मैंने। जैसे गतिरोध की स्थिति में क्या होता है? संयुक्त बैठक। लिखवाया क्या? संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, अनुच्छेद 108, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये भी लिखवाया शायद, अनुच्छेद 118 अनुच्छेद 118 4 के तहत। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इतनी सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ के आना। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन अच्छे से चेक कर लिया करो, तुम आंसर किया करो, ठीक है। हाँ, ब्रिटेन था वही आंसर उसका। जिन बच्चों ने किया बढ़िया था, शानदार।